हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। तो हाजिर हैं हम फिर से यूनिट एंड मेजरमेंट के सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हमने डायमेंशनल एनालिसिस पे काफ़ी सवाल किए थे, फिर हमने एरर को भी इंट्रोड्यूस किया था। आज हम उसी एरर में कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको हम करने जा रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस को बिल्कुल नई तरीके से बनाया गया है, बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं और ये आपको कहीं मिलेंगे नहीं। लेकिन न्यू वेव क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, इसका बड़ा ध्यान रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो अब देखिए, ये हमारा पहला सवाल आ गया। तो हमारा पहला सवाल है, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद वेलोसिटी u 20 मीटर्स पर सेकंड प्लस माइनस 3%। तो उसकी जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड है, प्लस माइनस 3% का मतलब है वो 3% ज़्यादा भी हो सकती है, 3% कम भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? 15 डिग्री। इफ द प्रोजेक्टाइल फॉल्स बैक ऑन द ग्राउंड एट द सेम लेवल, वापस ग्राउंड पे आ जाता है ग्राउंड से चलकर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पॉसिबल आंसर फॉर रेंज। इनमें से रेंज का कौन सा आंसर पॉसिबल, कौन सा आंसर पॉसिबल नहीं है, ये सवाल है। तो चार आंसर दिए गए, 21.3 मीटर, 21.0 मीटर, 19.6 मीटर एंड 18.9 मीटर, और हमें ये पता लगाना है कि कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है कि डेल्टा यू बाय यू, वेलोसिटी में परसेंटेज चेंज कितना है? 3% है, ये हमें गिवन है। ये तो हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या हो गया। हम रेंज का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए, यू स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा। तो हम रेंज निकालेंगे 20 का स्क्वायर अपॉन 10, एंगल 15 डिग्री है तो साइन 2 इंटू 15 साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका रेंज हो गया 400 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1/2। तो आर इज 400/20। तो रेंज हमारी आ गई 20, रेंज हमारी आ गई 20 मीटर। ये तो 2 पॉइंट हो गए। अब देखिए आगे करना क्या है। रेंज में हमें परसेंटेज एरर कितना, वेलोसिटी में परसेंटेज एरर दिया गया है कितना? 3%। हमें निकालना चाहिए रेंज में परसेंटेज एरर। तो क्योंकि रेंज, आप डेफिनेटली फॉर्मूले को देख के हमें पता लगता है कि रेंज किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी पे, क्योंकि वेलोसिटी में ही परिवर्तन, चेंज हमें दिया गया है प्लस माइनस 3% का। एंगल में ऐसा हमें कुछ भी नहीं दिया गया है, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखें। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब रेंज क्या है? प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो परसेंटेज चेंज इन आर हम लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन आर 2 इंटू, क्योंकि पावर 2 है, परसेंटेज चेंज इन यू। अब यू में परसेंटेज चेंज हमें गिवन है कितना? 6%। तो परसेंटेज चेंज इन रेंज कितना होगा? प्लस माइनस 6%। और हम जानते हैं, अब देखिए अब एक और बात है कि जो रेंज है वो कितनी है, हमने निकाल ली रेंज, कितनी निकाल ली? 20 मीटर निकाल ली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 6% ऑफ 20 मीटर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 6 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 6/5, और 6/5 होगा आपका 1.2 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि जो रेंज है वो प्लस माइनस लिखी जा सकती है 1.2 मीटर, क्योंकि उसमें परिवर्तन कितना आया? 1.2 मीटर। तो देखिए अब रेंज को हमने लिखा 20 प्लस माइनस 1.2। इसका मतलब है कि रेंज या तो 120 से 1.2 ज़्यादा हो सकती है, या 20 से 1.2 कम हो सकती है। तो देखिए, तो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू होगी 20 प्लस 1.2, कितनी आ गई?
21.2 मीटर, इससे ज़्यादा रेंज नहीं हो सकती। अब रेंज की मिनिमम वैल्यू होगी 20 माइनस 1.2 मतलब 18.8 मीटर। तो रेंज हमारी किसके बीच में होगी? रेंज हमारी किसके बीच में होगी? रेंज हमारी बीच में होगी 21.2 मीटर और 18.8 मीटर के बीच में। तो रेंज के वो सभी आंसर जो 18.8 के बराबर हो या उससे बड़े हो और जो 21.2 के बराबर हो या उससे कम हो, आई वांट टू से दैट कि वे सारे आंसर जो 18.8 और 21.2 के बीच में होंगे वो हम एक्सेप्टेबल आंसर्स बोलेंगे। ऐसे सारे आंसर जो 18.8 और 21.2 के बीच में नहीं होंगे वो रेंज का आंसर नहीं हो सकते। तो अब देखिए, अब हम आंसर की स्लाइड्स पर जाते हैं। अब देखिए, तो 21.3 मीटर आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो वो 21.2 मीटर से ज्यादा है, इसलिए नहीं हो सकता। 21 मीटर क्या आंसर हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि वो 21.2 मीटर और 18.8 मीटर के बीच में है। क्या 19.6 आंसर हो सकता है? तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख लेता हूँ कि रेंज किसके बीच में हमें देखनी है। 21.2 और 18.8 मीटर, ये भी आंसर हो सकता है क्योंकि 19.6 18.8 और 21.2 के बीच में है। अब आते हैं चौथे आंसर पे, 18.9। यस, 18.9 भी 18.8 मीटर और 21.2 मीटर के बीच में है। तो हमसे पूछा गया था कैन नॉट बी पॉसिबल आंसर। इनमें से पॉसिबल आंसर कौन सा नहीं हो सकता? तो हमारा आंसर है 21.3। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी को मैं कहता हूँ न्यू वेव क्वेश्चन, नए क्वेश्चंस है, पूरा एनसीईआरटी पर बेस्ड। जब पेपर में बदलाव होता है तो हमें वो जो बदलाव का पता चलता है वो हमें कब पता चलता है? जब हम पेपर के अंदर एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं। तो अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ऐसे सभी बदलावों की प्रैक्टिस कर ले एनसीईआरटी पर ही आधारित, तो मुझे लगता है कभी फिर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो बड़ा अच्छा सवाल था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये एक बार और कैलकुलेशन देख लीजिए। 20 प्लस माइनस 1.2 मीटर का मतलब था या तो 20 से 1.2 मीटर ज्यादा या 20 से 1.2 मीटर कम। ये हमारा अब क्वेश्चन आ गया। अब देखिए, अब हम अगले क्वेश्चन पे, इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में भी मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, यहाँ पे उतना कैलकुलेशन नहीं है, हम इसे आसानी से 1 मिनट के अंदर या 70 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए पहले अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ स्टूडेंट मेजर्स द टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम को 100 बार दोलन कराया जाता है, 100 ऑसिलेशन कराए जाते हैं। कितनी बार कराए जाते हैं? 4 बार कराए जाते हैं और टाइम पीरियड को नोट किया जाता है। द डेटा सेट इज, तो पहले टाइम पीरियड 90 सेकंड आया, फिर 91 सेकंड आया, फिर 95 सेकंड आया, फिर 92 सेकंड आया। तो 4 रीडिंग हमने ले ली। इफ द मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकंड, तो मेजरिंग क्लॉक का लीस्ट काउंट दिया हुआ है 1 सेकंड, देन द रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी। अब देखिए, मीन एक वर्ड आ गया यहाँ पे, मीन टाइम। तो हमें क्या करना है, इन सभी को सबसे पहले हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ना आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जोड़ते हैं। 90, 91, 95 और फिर यहाँ एक थोड़ा, एक मिनट, इसको थोड़ा रीराइट करेंगे। और ये है आपका 95 और फिर ये है 92। इन सबको हमने जोड़ दिया। 8
और 368। अब मीन निकाल लिया हमने। मीन कैसे निकालेंगे? 368, क्योंकि रीडिंग हमारे पास कितनी थी? 4 थी। 4 से इसको काट दीजिए, तो मीन टाइम पीरियड कितना आया? 92 सेकेंड। 92 सेकेंड। तो ये पहली स्टेप हो गई। मुझे नहीं लगता इस पहली स्टेप में आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। ऐसी पहली स्टेप को हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपने मीन वैल्यू निकाल ली। अब देखिए 4 आंसर्स तो दिए गए हैं, लेकिन हमें ओवरऑल मीन निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वैल्यूज थी हमारी 90, 91, 95, 92। तो मीन से हमने माइनस करा, ये आ गया 2। फिर 91 को हमने माइनस किया, 1 मॉड लेना है, और 91 के बाद 95 को हमने 92 से मॉड किया, और फिर एक और वैल्यू आ रही है हमारी कितनी? 92 सेकेंड। तो 92 माइनस 92, तो ये आ गया 0। इन सबको हमने जोड़ दिया, 2 और 1 3, 3 और 3 6 आ गया। फिर 6 को हमने किससे डिवाइड कर दिया? 4 से। क्यों करा? क्योंकि हमें सबका ये डेल्टा टी की वैल्यू है, डेल्टा टी 1 का मॉड, और ये डेल्टा टी इतना आपने पढ़ा होगा, डेल्टा टी का मॉड, और ये डेल्टा T3 का मॉड, और ये डेल्टा T4 का मॉड। ठीक है, तो आपने 6 से 4 को डिवाइड किया तो हमें मिला 1.5। तो ये इसका मतलब है डेल्टा T1 मॉड प्लस डेल्टा T2 मॉड प्लस डेल्टा T3 मॉड प्लस डेल्टा T4 मॉड डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने थे? 4। तो ये हो गई हमारी सेकंड स्टेप। तो डिवाइड करने से हमें कितना मिला? 1.5। अच्छा, मीन टाइम पीरियड कितना मिला हमें? मीन टाइम पीरियड हमें मिला, हमने अभी निकाला था 92। तो हमारा टाइम पीरियड का आंसर होगा, मीन टाइम पीरियड का हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमने उसमें वेरिएशन को भी कैलकुलेट कर लिया, 92 से प्लस 1.5, 1.5 ज़्यादा हो सकता है और 1.5 कम हो सकता है। तो देखिए ये हमारा अब क्या हो गया? ये हमारा अब क्या हो गया? आंसर आ गया। तो दिस इज आवर आंसर। तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 मिनट से के टाइम में हम इसे इजीली क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। हम आपको समझा रहे हैं, तो अगर हम आपको एक क्वेश्चन को 1 मिनट में समझाना शुरू कर देंगे तो क्या आपकी प्रैक्टिस होगी? क्या आपका रिवीजन होगा? नहीं होगा। तो हमें तो यहाँ पूरा ही करना पड़ेगा, डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन को कभी ऐसा मत कहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। दे आर हाईली पॉसिबल क्वेश्चंस। अब जैसे रेंज वाला हमने अभी क्वेश्चन किया था, कितना जोरदार क्वेश्चन था। उसको करने के लिए हमें एक तो कंसेप्ट हमारे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और हमें रेंज का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो इन सब बातों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और चलिए, तो ये हमारा आंसर होगा इसका। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, 92 प्लस माइनस 1.5 सेकेंड। तो ये अगला क्वेश्चन था। ये सारे हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या करा है, यहाँ पर कलेक्ट किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैव बीन कंसीडर्ड फॉर दिस रिकैप क्लास। तो ये नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और मैं कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए रेजिस्टेंस वाज मेजर्ड एज 5.0 वोल्ट। 5.0 वोल्ट, ठीक है, एंड करंट वाज मेजर्ड एज 2.0 एम्पियर। If least count of the voltmeter and ammeter
वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट है 0.1 वोल्ट और एमीटर का है 0.01 एम्पियर रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन रेजिस्टेंस। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर। तो चलिए हमने लिखा V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, V बाय आई। तो दोनों का पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ से अब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा परसेंटेज एरर इन आर विल बी 1 इंटू डेल्टा V बाय V इंटू 100 प्लस 1 इंटू डेल्टा I बाय I इंटू 100। अब यहाँ पर डेल्टा V कितना दिया हुआ है, तो देखिए थोड़ा वैल्यूज पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, वैल्यूज पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो डेल्टा V दिया हुआ है 0.1 वोल्ट और V की वैल्यू दी गई है 5.0 वोल्ट। और इसके बाद अगर हम बात करें करंट का लीस्ट काउंट दिया हुआ है हमें 0.01 एम्पियर। तो डेल्टा I की वैल्यू दी गई है 0.01 एम्पियर और I कितना दिया गया है आपको 2 एम्पियर। यहाँ पे हमने वो वैल्यूज रख दी, डेल्टा V 0.1 अपॉन 5 इंटू 100 प्लस 1 इंटू डेल्टा I 0.01 अपॉन 2 इंटू 100। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10/5। 10 बाय कितना आ जाएगा, 10/5। ये 5 है, 100 इंटू 0.1 10/5 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2। 10/5 होगा 2, 1/2 होगा 0.5। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो आपका आंसर क्या है, 2.5%। अब आप कहेंगे कि इसके आंसर्स नहीं दिए, ठीक है, तो आंसर आप खुद भी बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन को पढ़ के हम तुरंत समझ जाएं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है और हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो बड़ा सरल सवाल था और एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चंस है तो इसको हमें करना ही था। तो सारे पॉसिबिलिटीज जो हो सकती हैं परीक्षा में, जो भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो सकती है किसी एग्जामिनेशन में, हम उन सारी पॉसिबिलिटीज को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो इस बात का हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए। उम्मीद है मजा आ रही होगी। एक रिकैप का पर्पस है, दोबारा पढ़ लिया है तो दोबारा रिवाइज करना, दोबारा भूली हुई चीजों को याद करना। भूलना आसान है, सब भूल जाते हैं, तो भूले हुए को याद करना ही तो इम्पोर्टेंट बात है, वही तो परीक्षा में सफलता की गारंटी देता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है पर ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है। टू एस्टिमेट G फ्रॉम G इक्वल टू 4π² L/T², error in measurement of L is 2% and error in measurement of T is 3%. The error in estimated G will be, अब 4 आंसर्स दिए गए हैं। पहला आंसर है 8%, दूसरा आंसर है 6%, तीसरा आंसर है 3%, चौथा आंसर है 5%। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, 4π² L/T²। तो L की पावर 1 है और T की पावर 2 है। तो परसेंटेज एरर in G will be 1 into परसेंटेज एरर, एक सिंगल स्लाइड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इन L प्लस, क्योंकि T की पावर 2 है, 2 इंटू परसेंटेज एरर इन T। यहाँ वैल्यू रख देंगे। L में परसेंटेज एरर आपको दिखाई दे रही है कितनी, 2, तो 2 हो गई। और T में परसेंटेज एरर कितनी दिखाई दे रही है, 3 दिखाई दे रही है। तो 2 इंटू 3, 2 + 6, तो आपका आंसर आएगा 8%। तो हम फर्स्ट आंसर को टिक कर सकते हैं। कुछ सीधे सीधे सवालों को भी हमने इस लेक्चर में क्या करा है, शामिल किया है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार वो सवाल भी परीक्षा में
पूछे जाते रहे हैं और पूछे जा सकते हैं। अब देखिए आगे हमने और जो सवाल करने हैं उनमें बड़ा अच्छा वेरिएशन हम क्या करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। सीधा सवाल था, सच्चा सवाल था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि पावर को कभी भी नेगेटिव नहीं लिया जाता एरर एनालिसिस में, तो इसका तो बड़ा ध्यान हमें रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन है, ये भी एनसीईआरटी बेस है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर measured by the relation mu equal to real depth upon apparent depth is found to have values 1.34, 1.38, 1.38, 1.36. The mean value of refractive index with percentage error is तो सबसे पहले मीन वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन चारों ऑब्जर्वेशन, यहाँ चार ऑब्जर्वेशन है, चारों को जोड़ना पड़ेगा। 1.38, 1.32 और 1.36 जोड़ना है। 6 और 2 8, 16, 20, 2 5, 3 8, 3 11, 3 14, 1, ये हमारे को मिला 1 और ये मिला हमारे को 5.4। तो अब हम इसकी मीन वैल्यू निकालेंगे, तो मीन वैल्यू आनी चाहिए 5.4 डिवाइडेड बाय 4, 5.4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 4 1 जा 4 डिवाइड करना पड़ेगा हमें, कोई ऑप्शन हमारे पास इसके अलावा नहीं है। तो क्या होता है क्वेश्चंस में हम देख रहे हैं कि कैलकुलेशन हमें क्या करता है, परेशान करता है। तो 4 1 जा 4, 1 कैरी ओवर, 4 3 जा 12, 2 1.35। अब इसकी वैल्यू आ गई 1.35। तो देखिए अब दो यहाँ पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, एक तो ये भी हो सकता है और एक ये भी हो सकता है, क्योंकि 1.35 दोनों आंसर्स में मौजूद है। अब हमें निकालना है डेल्टा यू। क्या निकालना है, डेल्टा यू। तो चार वैल्यूज हमारे पास हैं, तो हम अगली स्लाइड पे जा रहे हैं और डेल्टा यू निकालते हैं। तो ये देखिए वैल्यूज हैं, ये मेरे पास भी एक पेपर है जिसमें स्लाइड बनी हुई है। 1.34, तो डेल्टा म्यू 1 का मॉड 1.34 माइनस हमने कितना निकाला था, ये 1.35 मॉड लेना है, ये आ जाएगा प्लस 0.01। इसी तरह डेल्टा म्यू 2 को निकाला जाएगा और सेकंड वैल्यू आपकी दी गई है 1.38, तो 1.38 माइनस 1.35। एक पेपर का यूज कर रहे हैं, नहीं तो बार बार क्या है स्लाइड को पीछे सरकाना पड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका प्लस 0.03। फिर तीसरी रीडिंग पर आते हैं, डेल्टा म्यू 3। ये कैलकुलेशन की प्रैक्टिस के लिए भी ऐसे क्वेश्चंस को लिखा गया है। 1.32 माइनस 1.35, ये आ जाएगा 0.03। फिर आखिरी डेल्टा म्यू 4 का मॉड 1.36 है वैल्यू, 1.36 माइनस 1.35 का मॉडुलस 0.01। अब इन सब चारों वैल्यूज को हम जोड़ सकते हैं, 3 और 1 4, 3 7 8, 0.08, 0.08। क्योंकि वैल्यूज 4 है इसलिए 0.08 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.02। ये डेल्टा म्यू का क्या हो गया, मीन आ गया। अब परसेंटेज एरर के बारे में बात करते हैं, तो वो भी निकालना सिंपल है। परसेंटेज एरर इन म्यू, डेल्टा म्यू बाय म्यू इनटू 100, ये है 0.02
और म्यू की एवरेज वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 1.35। तो ये आ गया आपका इंटू 100 इंटू 100, तो ये आ गया 200 डिवाइडेड बाय 135। 5 से कैंसिल कर दीजिए, 40/27, 40/27। तो मीन वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, देखिए यहां पर मीन वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब हमें 40 को 27 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 40 को 27 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो करा जाएगा, देखिए लेट्स डू इट इन नेक्स्ट स्लाइड। 40 डिवाइडेड बाय 27, एक बार डिवीजन जाएगा, 13 बचेगा, फिर 0 आएगा, है ना। तो 0 तो आएगा, अब 4 टाइम्स जाएगा, 5 नहीं जा पाएगा, तो ये आ गया 22, फिर 0 आया, और अब आपका ये जाएगा 8 बार। तो ये आपका आ गया 1.48। तो अब देखिए आपका जो आंसर है वो ऐसा होना चाहिए, 1.35 मीन वैल्यू थी, प्लस माइनस 1.48%। देखा आपने, अच्छा सवाल लगा ना। कैलकुलेशन की बहुत प्रैक्टिस की क्या है आवश्यकता है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब चलिए, अब आंसर को टिक करने की बारी आती है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखिए कई बार क्या होता है, हमें कुछ चीजें मालूम होती हैं, और वही जो चीजें हमें मालूम होती है एग्जाम में आ जाती हैं, तो फिर होता क्या है, हमारी कैलकुलेशन की अगर प्रैक्टिस थोड़ी सी भी कम होगी तो हम वहाँ क्या करेंगे, गलती करेंगे, एरर में एरर करेंगे। वो तो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिस जरूर करिए, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। कुछ लोग कहते हैं हमसे नहीं बनता, बार बार करिए, क्यों नहीं बनता, पीछे पड़ जाइए, मुझे करना है, बिल्कुल बनेगा। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, हम इसको टिक कर सकते हैं। अब देखिए अगले सवाल, देखिए ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा चीज क्या है, एनसीईआरटी पर बेस्ड है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू रेजिस्टेंस आर गिवन एज R1 3 प्लस माइनस 0.2 ओम, R2 6 प्लस माइनस 0.3 ओम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, आर नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ हमें लिखना चाहिए इज करेक्ट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज, ये पहला आंसर। दूसरा आंसर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज दिस। तीसरा आंसर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज दिस मच। चौथा आंसर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज दिस मच। तो आप अच्छे जानते हैं कि जो सीरीज होती है उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, R1 प्लस R2। ये क्वेश्चन बड़ा सीधा सीधा है और थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ हमने कुछ नहीं करना है, R1 की वैल्यू को डाल देना है, 3 प्लस माइनस 0.2 प्लस दूसरी वैल्यू है 6 प्लस माइनस 0.3। अब देखिए यहाँ पर बड़ा जोरदार बात है कि 3 और 6 जुड़ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 3 और 6 जोड़कर कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। एरर हमेशा जुड़ती है, तो 0.2 और 0.3 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 0.5 ओम। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के तौर पर ये सवाल दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है मुझे लगता है पहला आंसर सही है, हम उसको टिक कर सकते हैं।
क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2। तो ये देखिए ये 3 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है हमारा कितना, ये 3 और 6 जोड़कर 9 हो सकते हैं। तो पहला आंसर हो सकता था इसका, दूसरा आंसर हो सकता था, तीसरा नहीं हो सकता, चौथा भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक है। तो उसको करा कैसे जाता है ये अब आपने देख लिया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सीधा साधा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में भी दिया हुआ है, इसी तरह का एक क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसका बड़ा ध्यान रखिए। अब देखिए वही लैंग्वेज वही क्वेश्चन फिर से आ गया, वही लैंग्वेज वही क्वेश्चन फिर से आ गया। तो अब देखिए इसको कैसे करा जाएगा। टू रेजिस्टेंस आर गिवन एज R1 की वैल्यू है 3 प्लस माइनस 0.2 ओम और R2 की वैल्यू है 6 प्लस माइनस 0.3 ओम सेम। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नहीं, यहाँ पे आपको करना चाहिए इज करेक्ट। तो इनमें से सत्य कौन सा है? तो पहला आंसर है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज दिस मच। तो पैरेलल में पूछा गया है, किसमें पूछा गया है? पैरेलल में पूछा गया। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर दो रेजिस्टेंस R1 और R2 if they are connected in parallel, तो what you can write, आप लिख सकते हैं R इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो एक तो है 3 ओम, दूसरा है 6। तो ये हम देख रहे हैं आंसर कितना आ गया, 2 ओम। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, या तो तीसरा आंसर है या चौथा आंसर है, या तो तीसरा आंसर है या चौथा आंसर है। तो सबसे पहले तो आपने ये निकाल लिया, और हम चाहे तो ये एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि जो पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, उसी के डायरेक्ट फॉर्मेट को हमने यहाँ पर क्या किया है, डायरेक्ट फॉर्मेट को हमने यहाँ पर क्या किया है, यूज किया है। तो अब देखिए आगे, अब एरर में थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। देखिए 1/R क्या है, 1/R1 प्लस 1/R2। तो हम इसको लिख सकते हैं R टू द पावर -1, R1 टू द पावर -1, R2 टू द पावर -1। डिफरेंशिएटिंग, अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल्टा R बाय R स्क्वायर, माइनस आएगा, इसका आ जाएगा डेल्टा R1 बाय R1 स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं कि x टू द पावर -1 की जो डिफरेंशिएशन होती है -1 बाय x स्क्वायर होती है, और ये आ जाएगा माइनस डेल्टा R2 बाय R2 स्क्वायर। अब ये जितने भी माइनस हैं ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा R अपॉन R स्क्वायर, डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। अब देखिए यहां पर हमसे पूछा है एरर का, तो अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी थी R1 की, 3। यस, R1 की वैल्यू कितनी थी, R1 की वैल्यू 3 थी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अब क्या है कि R1 यहाँ पर था, हम अगली स्लाइड पे ही जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो डेल्टा R बाय R स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1 बाय R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाय R2 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए R1 था, यहाँ पर हमने कितना लिया था, 3 प्लस माइनस 0.2 ओम, और R2 की वैल्यू ली थी हमने यहाँ पर 6 प्लस माइनस 0.2 ओम। ठीक है, अब ये हमारा काम हो गया, ये वैल्यूज हमने ले ली। अब
आर की वैल्यू कितनी थी, अभी हमने रेजिस्टेंस निकाला था 2 थी, 2 स्क्वायर ले लिया हमने। डेल्टा R1 यहां से ले लिया 0.2, R1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, और डेल्टा R2 0.2 अपॉन 6 का स्क्वायर, तो ये 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, तो डेल्टा R बाय 2 स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा जो एलसीएम लेंगे हम 36। और देखिए यहाँ पर जो 2 स्क्वायर है वो क्या होगा 4 होगा, तो उसको हम लिख सकते हैं 4, 0.8 प्लस 0.2 1 बाय 36, तो डेल्टा आर का जो वेरिएशन है वो 4 बाय 36 होगा 1 बाय 9, 1 को आपको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, एक बार चला जाएगा 0.1, तो 9 1, हाँ तो ये 0.1 के आसपास आ रहा है, तो डेल्टा आर क्या होगा लगभग 0.1 के आसपास आएगा। तो ये देखिए कितनी सफाई से हमने इस सवाल को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो अब पीछे थोड़ा आंसर पे जाना हमें पड़ेगा। तो ये देखिए ये आपका चौथा आंसर इसका क्या है, सही आंसर है। द फोर्थ आंसर इज करेक्ट। द फोर्थ आंसर इज करेक्ट। ये रहा आपका चौथा आंसर जो आपको बिल्कुल अलग से अब दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये बड़ा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से एक है और बड़ा इम्पोर्टेंट है, और उसी मेथड से एनसीईआरटी के सॉल्व थ्योरी के साथ इसे सॉल्व किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और होना भी चाहिए। अब हमने कुछ एरर के सवाल कर लिए हैं, अब हम एक जनरल इंट्रोडक्शन किसका देंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स का और राउंडिंग ऑफ का, और फिर हम वर्नियर कैलिपर्स पर बात करेंगे। तो यहाँ पूरी कोशिश की गई है कि चीज़ों को अच्छे से कवर किया जाए, और रिकैप का मतलब है आप पहले से कई चीज़ें जानते हैं, कई चीज़ों में कमियां हैं, कई चीज़ें हम भूल चुके हैं, तो हम उन्हें दोबारा कैसे तैयार करें। तो चौथा आंसर आप इसका टिक कर सकते हैं। अब रूल्स टू फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सबने पढ़ा होता है इसे, ऐसा नहीं है कि किसी ने इसे पढ़ा नहीं होता है। तो ये यहाँ पे इन रूल्स को दोबारा लिखने का पर्पस बड़ा सिंपल है। रिकैप का मतलब भूली हुई चीज़ों को या याद करी हुई चीज़ों को दोबारा एक बार देखना, जिससे रिकैप हो जाए, मेमोरी रिफ्रेश हो जाए, इसलिए सीरीज का नाम क्या कर रखा गया है, रिकैप। तो फर्स्ट रूल बड़ा सिंपल है, सभी जानते हैं, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब जैसे 1989 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, नॉन जीरो कितने हैं, 1 भी नॉन जीरो है, 9 भी नॉन जीरो है, 8 भी 9 नॉन जीरो है, जो जीरो नहीं है नॉन जीरो उसे कहते हैं। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, एसएफ का मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर, 4 हो गए। अब जैसे 1963 सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए आपके, 4, 4 2 1 5 6, काउंट करिए, 1 2 3 4 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 5 हो गए। तो पहला रूल हो गया। सेकंड रूल, ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऐसे सभी जीरो जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में होंगे उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर माना जाता है। अब आप देखिए ये जो पहला जीरो है, ये दिख रहा है आपको जीरो, ये 2 और 7 के बीच में है, इसलिए सिग्निफिकेंट हो गया। और दूसरा जीरो किसके बीच में है, 7 और 4 के बीच में, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5। अब 2 रूल हो गए। यहाँ नॉन जीरो नंबर कौन कौन से थे, नॉन जीरो नंबर कौन कौन से थे भाई, 2 भी था,
7 भी था, 4 था, और उनके बीच में 0 आ रहे हैं इसलिए उन्हें भी सिग्निफिकेंट माना गया। अब जैसे देखिए 6 2 0 4 3 0 5 0 8, तो काउंट करिए, ये सभी 0 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ रहे हैं तो इन्हें सिग्निफिकेंट माना जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? बड़ा सिंपल रूल है, तो कोई इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। तो ये आपके 2 रूल हो गए, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। रिकैप कर रहे हैं चीज़ों को, एक जनरल इंट्रोडक्शन हमें क्या करना चाहिए, बार बार लेना तो चाहिए ही। अब अगले रूल की तरफ जाते हैं, रूल नंबर 3। ऐसे सभी जीरो, ऑल द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब देखिए 0 0 3 0 6 में, 0 0 3 0 6 में पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? फिर से 0 0 3 0 6 में पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 3 है। उससे पहले जितने भी जीरो आएंगे उन्हें सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। इस जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, इसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये जीरो सिग्निफिकेंट माना जाएगा क्योंकि ये 2 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में, 3 और 6 के बीच में, तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3। अब जैसे देखें 0 0 0 1 2 0 5 0 6, तो अब यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर ये 0 भी नहीं है, ये 0 भी नहीं है, ये 0 भी नहीं है, तो कितने गिनती करेंगे? 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 6 होंगे। तो बड़ा सिंपल सा रूल है, ये समझ में आ गया होगा। ऐसे सभी जीरो जो पहले नॉन जीरो के पहले होते हैं उन्हें सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता। बेसिक चीजें हैं, रिकैप कर रहे हैं, मतलब एक एक चीज को दोबारा रिकॉल कर रहे हैं। अब चौथा रूल, इफ द नंबर इज लेस देन 1, देखिए अब बड़ा अच्छा रूल है कि अगर कोई भी संख्या या नंबर 1 से छोटी हो, zeros on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant। अब जैसे देखिए इसको समझाते हैं, जैसे ये नंबर लिया है 0.005309, तो डेसिमल के बाद यहाँ पर ये नंबर पहली चीज 1 से छोटा हो गया, ये बात क्लियर हो गई। ये नंबर किससे छोटा हो गया? 1 से छोटा हो गया। और ये कह रहे हैं ऐसे जीरो जो डेसिमल पॉइंट के दाहिने हाथ में हो और एक नॉन जीरो नंबर के बाएं हाथ पर हो। तो ये दो जीरो हैं, ये डेसिमल के बाद में आ रहे हैं और नॉन जीरो 5 के पहले आ रहे हैं, इन्हें सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। तो सिग्निफिकेंट कितने हो फिगर इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4। रीजन क्या है? ये डेसिमल के बाद वाले जीरो हैं और पहले नॉन जीरो डिजिट के बाईं तरफ है। तो ये आपका कौन सा रूल हो गया? चौथा रूल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले रूल्स की तरफ। रिकैप कर रहे हैं, मतलब मैं तो जानता हूं कि आप लोगों को ये सब मालूम होगा, लेकिन ये टाइम वेस्ट नहीं है। इससे क्या होता है, चीजें रिकॉल हो जाती हैं, वापस मेमोरी में एंटर कर जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं। अब पांचवा रूल, द ट्रेलिंग जीरो। अब ट्रेलिंग जीरो क्या होता है? जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट। अब लास्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? इस 0.02.040 लास्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है? चौथा है। 0 to the right of last non-zero digit in a number with a decimal point are significant। ये जीरो सिग्निफिकेंट है, ये जीरो सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 1 2 3 4, और ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। ये अब आपको रूल्स मालूम होने चाहिए और थोड़ा इसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो एक रिकैप ऑफ रूल्स हम ले रहे हैं। ऐसे सभी ट्रेलिंग जीरो जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट जो होता है, यहाँ लास्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा था? 4 था।
और डेसिमल पॉइंट वाला नंबर था, उसके बाद आने वाला जीरो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट होगा। अब अगला रूल, छठा रूल रिकैप कर रहे हैं। When the number is expressed in exponential form, exponential form का मतलब होता है 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, exponential का मतलब होता है पावर। The exponential term does not affect the number of significant figure. अब जैसे यहाँ पे इन्होंने ये एक एग्जाम्पल है 42.5, तो 42.5 को आपने लिख लिया 4.25 इंटू 10 टू द पावर 1, या आपने लिख लिया 0.425 इंटू 10 टू द पावर 2, या आपने लिख लिया 0.0425 इंटू 10 टू द पावर 3, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप कैसे भी लिखें, किसी भी 10 की पावर में लिखें। रूल बहुत संक्षिप्त में मैं बता देता हूँ, बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। आप 10 की किसी भी पावर में लिखें, इससे सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे, 3 थे, 1, 2 और 3। वो हमेशा 3 ही रहेंगे, चाहे आप उसको कुछ भी क्यों ना लिखो, कैसी भी 10 की पावर में ना लिखो। तो ये आपका गोल्डन रूल नंबर 6 है। रूल्स तो मालूम होने चाहिए और बार बार फिर प्रैक्टिस भी करनी आनी चाहिए, क्योंकि कोर्स में है, इसलिए ये सब चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। तो ठीक है, अब 7वां रूल, इन ए नंबर विदाउट डेसिमल, एक ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल नहीं है, 0 टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, बट when same value is recorded on the basis of actual experiment they become significant। ये कहने का मतलब है कि एक नंबर जिसमें डेसिमल नहीं है, ऐसे सारे जीरो जो नॉन जीरो डिजिट के राइट में होंगे उन्हें सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। जैसे 1 2 3 0 0 यहाँ सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, पर वो ये कहते हैं कि अगर ये वैल्यू आपने किसी एक्सपेरिमेंट से प्राप्त की हुई है, अगर ये वैल्यू आपने किसी बाय एनी एक्सपेरिमेंट, इफ यू ऑब्टेन दिस वैल्यू बाय एनी एक्सपेरिमेंट, तब ये नंबर जीरो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट रूल आ गया कि सिग्निफिकेंट नंबर को, फिगर को डिसाइड करने वाली चीज क्या है, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में कितने ही जीरो आ जाएं, आपको उन्हें सिग्निफिकेंट लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे तो एक्सपेरिमेंट की जो वैल्यू है उस पर बिल्कुल असर पड़ जाएगा। अब जैसे इस पे एक हम सवाल कर लेते हैं, ये भी एनसीईआरटी से हमने लिया हुआ है। द एज ऑफ ए क्यूब इज, क्यूब का एज दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। यहाँ देखिए 10 की पावर इंपॉर्टेंट नहीं है, हम जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर, इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा भाई, कितना होगा, 1.2 मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2 होंगे। देन इट्स वॉल्यूम विल बी रिकॉर्डेड एज, तो भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, क्यूब की साइड है आपकी 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ए क्यूब से, तो उसके लिए हमें 1.2 का क्यूब करना पड़ेगा। ये तो आ गया, देखिए 1.2 का क्यूब इंटू 10 की पावर -6। अब 1.2 का क्यूब करने के लिए हमें 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले दो को मल्टीप्लाई कर दिया, 12 इंटू 12 144, 1.44 इंटू 1.2। अब हम अगली स्लाइड में जाके इस मल्टीप्लिकेशन को, थोड़ी यहाँ जगह की कमी दिखती है, तो अगली स्लाइड में जाके इस कैलकुलेशन को हम बिल्कुल करेंगे। 1.44 इंटू 1.2, 1.44 इंटू 1.2 मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, 8 8 2 4 4 1, जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 1.2।
यहां से आपने वॉल्यूम निकाल लिया 1.728 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। पर किसी भी ऑपरेशन, एक रूल है, बड़ा गोल्डन रूल है, आपका एच कितना दिया हुआ था, 1.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर दिया था, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे आप जानते हैं, 2 थे। तो आंसर को भी हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के में ही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आंसर अगर हम बात करें, आंसर की बात करें तो 1.728 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब है, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कितने दिखाई दे रहे हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4। पर हमें आंसर को, क्योंकि क्यूब की जो साइड थी उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे, 2 थे, तो हमें आंसर को भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना पड़ेगा। तो आंसर को अब हम ऐसे लिखेंगे, देखिए 1.7, ये 2.8 नहीं लिखेंगे, इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर की जो थ्योरी है वो यहाँ पर लागू होती है। तो ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये 3rd है। सिंपल है पर इंपॉर्टेंट तो है, सिंपल है पर इंपॉर्टेंट तो है। प्रैक्टिस, रिकैप का मतलब प्रैक्टिस, भूली हुई चीजों को रिकॉल करना और कम पढ़ी हुई चीजों को दोबारा पढ़कर, कम पढ़ी हुई चीजों को दोबारा पढ़कर मजबूत करना। तो ये बड़ा सिंपल सा था। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए, अब हम बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी में वर्नियर कैलिपर नहीं दिया गया है, पर 2 या 3 साल पहले हमने देखा है कि 2 साल या 3 साल पहले के एग्जाम्स में हमने देखा है कि कभी कभी उन्होंने वर्नियर कैलिपर से सवाल पूछा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वर्नियर कैलिपर इज ए सिंपल इंस्ट्रूमेंट। कैसा इंस्ट्रूमेंट है? सिंपल है, और बहुत सिंपल ही पूछा जाता है, इसलिए बिल्कुल घबराने की और डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वर्नियर कैलिपर के डायग्राम से। कहां से स्टार्ट करेंगे? डायग्राम से। ये देखिए, आपने लैब में शायद देखा भी होगा। ये आपका जो, इसमें मेन बात क्या है, ये आपका मेन स्केल है। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको ग्रे में, ये आपका कौन सा स्केल है? मेन स्केल है। और ये जो काला काला दिख रहा है ये कौन सा स्केल है? वर्नियर स्केल है। तो जब स्केल होता है तो दोनों स्केल के 0 होते हैं। तो सबसे पहले बाकी चीजें आप ध्यान मत रखिए वर्नियर कैलिपर्स में। वर्नियर कैलिपर्स में 2 चीजें सिर्फ ध्यान रखिए, एक वर्नियर स्केल क्या होता है और मेन स्केल क्या होता है। तो ये वर्नियर स्केल को हम क्या कर सकते हैं, वर्नियर स्केल को हम मेन स्केल पे क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। ब्लैक वाला आपको दिख रहा है वर्नियर स्केल, और ये जो ग्रे वाला दिख रहा है आपको कौन सा दिख रहा है? मेन स्केल। तो 2 चीजें आपको इसमें याद रखनी चाहिए। और जब हम बात करते हैं स्केल की, तो हर स्केल का एक 0 तो होता ही है, हर स्केल का एक 0 तो होता ही है। तो सबसे पहले डायग्राम को फिर से देख लीजिए, एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए, और ये समझ लीजिए, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि भाई वर्नियर स्केल कौन सा होता है? जो मूव होता है। और मेन स्केल क्या होता है? फिक्स होता है। तो वर्नियर स्केल क्या होता है? मेन स्केल के ऊपर मूव होता है, उसको हम लेफ्ट राइट दोनों मूव करा सकते हैं। अब देखिए, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी पर हम लोग आ गए हैं। अब सबसे पहले देखिए, n वर्नियर स्केल डिविजन्स कोइंसाइड विद m मेन स्केल डिविजन्स। वर्नियर स्केल के n डिविजन्स, या जैसे मैं आपको कहूं वर्नियर स्केल के 6 डिवीजन, 10 डिवीजन, एंड वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद m मेन स्केल डिवीजन। तो ये पहला पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। n और m कुछ भी हो सकते हैं। तो बात बिल्कुल क्लियर है
कि वर्नियर स्केल के एम डिवीजन किसके बराबर हैं? वर्नियर स्केल के एम डिवीजन, थोड़ा मैं यहाँ इसको और ऐसा करना चाहूंगा, वर्नियर स्केल के एम डिवीजन मेन स्केल के कितने डिविजन्स के बराबर है? एम के बराबर है। तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन, अब आपको ये याद रखना चाहिए, वन वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगा? m बाय n मेन स्केल डिवीजन। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें बिल्कुल घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाली जाती है। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, 7 वर्नियर एग्जांपल लेते हैं, चलिए, स्केल डिवीजन कोइंसाइड करते हैं, वो स्केल देख के पता चल जाता है, विथ 5 मेन स्केल डिवीजन के साथ, 5 मेन स्केल डिवीजन के साथ। तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन, जिसे हम बोलते हैं 1 VSD, विल बी 5/7 MSD, मतलब मेन स्केल डिवीजन। तो इतना तो आप जब एक क्वेश्चन में डेटा दिया होगा तो उससे तो आप ये इतना तो आप निकाल ही सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा निकालने में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होनी चाहिए, ये नोट कर लिया जाए। अब जैसे मैंने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखा था कि 20 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन, आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, 19 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड होते हैं, तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे निकालेंगे? 19/20 मेन स्केल डिवीजन। इतना तो कोई भी कर सकता है। तो इसको क्या करा जाए, इसको याद रखा जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा सिंपल है, बड़ा सीधा साधा है, इससे घबराने की कोई भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक कैलकुलेशन स्टेप है जो आपको आनी चाहिए। अब पूछते हैं स्टूडेंट्स कि भाई ये कैलकुलेशन स्टेप क्यों, बताते हैं। तो लीस्ट काउंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो लीस्ट काउंट, LC का मतलब है, यहां पर LC का मतलब है लीस्ट काउंट, वो मिनिमम लेंथ जो वर्नियर कैलिपर मेजर कर सकता है, वो मिनिमम लेंथ जो वर्नियर कैलिपर वन मेन स्केल डिवीजन से वन वर्नियर स्केल डिवीजन को क्या कर सकते हैं, हम माइनस कर सकते हैं। ये लीस्ट काउंट का ये फॉर्मूला। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए आपको मेन स्केल डिवीजन से वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस करना मालूम आना चाहिए। तो वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगा, हमेशा याद रखिए, अब ये हमने पहले अभी आपको करके बताया था, तो ये बिल्कुल वैसी चीज है। तो देखिए क्या होता है, जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आप ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं। तो ये कहा क्या गया है, थोड़ा इस पर भी बात कर लेते हैं। द डिफरेंस between one main scale division and one vernier scale division is called the vernier constant। उसे कहते हैं वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट का मतलब होता है लीस्ट कांस्टेंट और द लीस्ट कांस्टेंट। दिस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दैट कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर स्केल। एक वर्नियर कैलिपर जो मिनिमम डिस्टेंस नाप सकता है, उसी को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो ये थ्योरी आपको मालूम होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला लाइन पर है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी किसी तरह की कोई दिक्कत आपको आनी चाहिए। और अब मेजरमेंट विद ए वर्नियर कैलिपर, ये देखिए, अब वर्नियर कैलिपर की मदद से हम किसी चीज को नापना चाहते हैं, तो देखिए टोटल रीडिंग कैसे निकालते हैं। रीडिंग ऑन द मेन स्केल जस्ट बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल प्लस लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। देखिए इतने भारी भरकम फॉर्मूले को याद करने का
कोई फायदा नहीं है। तो हमें क्या, आपको एक्सपेरिमेंट और डेमोन्स्ट्रेशन से शो करके बताते हैं तो वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए आप, अब देखिए यहाँ पर ये बड़ा मजेदार हो गया। ये जीरो देख रहे हैं आप, मेन स्केल रीडिंग बिफोर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। ये देखिए ये 2 है, और ये मैं थोड़ा आपको कैसे बताऊं, थोड़ा मैं येलो कलर में आपको बताता हूं। देखिए ये रीडिंग कितनी है आपकी, 2 है, और ये 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7। तो देखिए मेन स्केल रीडिंग बिफोर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। तो मैं आपको दूसरी चीज़ एक और बताना चाहता हूँ कि भैया ये जो काले में दिया गया है, ये जो दिया गया है, ये क्या है, वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल का जीरो है। तो वर्नियर स्केल से जीरो के पहले, वर्नियर स्केल के जीरो के पहले, बात को समझिए, वर्नियर स्केल के जीरो के पहले मेन स्केल की रीडिंग क्या होती है, इसको देख लेते हैं। तो हमने आपको अभी बताया ही था, 2 हो गया, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। तो मेन स्केल रीडिंग बिफोर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल 2.7 सेंटीमीटर हो गई। तो ये कितना सिंपल है, क्या आप इस रीडिंग को निकाल सकते हैं? अब वर्नियर स्केल रीडिंग, अब वर्नियर स्केल रीडिंग को हम कैसे काउंट करेंगे, ये देखिए, इसको भी सीखिए आप। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, और ये 4 है। तो देखिए ये कोइंसाइड हो गए, क्या हो गए, कोइंसाइड हो गए। कितने पॉइंट पर कोइंसाइड हुआ, फिर से गिनती करिए। 0 है, 1, 2, 3, 4। तो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग होगी वो क्या होगी, लीस्ट काउंट। ये 0.01 कहां से आया, लीस्ट काउंट से आया। और वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड होता है। तो मैं आपको एक बार फिर रंग बदल के इसमें फिर बता देता हूं। ये वर्नियर स्केल है, 0, देखो 1, कोइंसाइड कौन सा होता है वो देखना है, 2, 3, और ये रहा कोइंसाइड हो गया। देखिए मिल गए, दोनों स्केल यहां पर क्या हो गए, मिल गए। तो किस पॉइंट में मिला, 1, 2, 3, 4। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या होगी, तो देखिए बात तो बिल्कुल सिंपल हो गई कि वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या होगी। तो वर्नियर स्केल रीडिंग यहां पर क्या होगी, लीस्ट काउंट 0.01 होता है इंटू 4। तो हमारा कितना आ गया, 0.04। अब ओवरऑल रीडिंग क्या होगी, तो सबसे पहले आपने देखा स्टेप नंबर 1, वर्नियर स्केल का 0, किसका 0, वर्नियर स्केल का 0 से पहले मेन स्केल की रीडिंग क्या थी। तो ये फिर से बता दें आपको, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7। तो ये जो आ रहा है आपका 2.7 आ रहा है, जो वर्नियर स्केल के 0 से पहले पड़ रहा है। तो आपकी जो रीडिंग होगी वो रीडिंग क्या होगी आपकी, 2.7 तो है ही। अब इसके बाद क्या देखना होता है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन, वर्नियर स्केल का, ये जो नीचे वाला स्केल दिया गया, वर्नियर स्केल दिया गया, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड होता है, संपाती होता है, मिलता हुआ दिखाई देता है। तो देखिए कौन सा दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3, ये यहां से काउंट, ये तो 0 है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4। तो ये नंबर क्या है इसका, 4। तो आपकी रीडिंग क्या होगी, 2.7 प्लस लीस्ट काउंट इंटू 4, लीस्ट काउंट इंटू 4। तो लीस्ट काउंट कितना हो गया, लीस्ट काउंट हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है अगर क्वेश्चन में 0.01 इंटू 4, तो रीडिंग क्या होगी 2.7 प्लस 0.04। अब जोड़ दिया 2.7 में 0.04
4 को जोड़ दिया तो आपकी रीडिंग क्या आ गई 2.74। तो मुझे लगता है कि अब बिल्कुल क्लियर आपको ये सब चीजें हो जानी चाहिए। ऐसे हम वर्नियर स्केल की कितना सिंपल है, लेकिन देखिए अब वर्नियर कैलिपर्स में जो पिछली एग्जामिनेशन हिस्ट्री बड़ी सिंपल है। वो कहती है कि ये मेरे हाथ में कुछ पेपर्स भी हैं जो बताते हैं, जो 2-3 साल पहले क्वेश्चंस पूछे गए थे। वो ये कहती है, वो हिस्ट्री कहती है कि भाई लीस्ट काउंट निकालना है तो आपको आना ही चाहिए। आना ही चाहिए। अब कुछ बच्चों ने पूछा कि सर इसकी लैंग्वेज क्या होगी। देखो अच्छा सवाल है। तो ये सवाल आपका इस तरह से आप रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स को पढ़ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वर्नियर स्केल का जहां से 0 शुरू होता है वहां से कौन सा खाना मेन स्केल के किसी भी खाने से कोइंसाइड होता है, मिलता हुआ दिखाई देता है, तब हम इसको ऐसी चीजों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा रिकैप जारी रहेगा और आप जरूर हमें लिखिए और जरूर हमें बताइए। हम यहाँ आपकी मदद के लिए हैं कि और क्या चाहिए, क्या चीज समझ में नहीं आई, हम उसको 2 बार 3 बार 10 बार पढ़ा सकते हैं। वो हमारा काम है, आपका काम है पढ़ना। और हमसे आप संवाद रखिए, कम्युनिकेशन करिए, हमसे जुड़िए, बताइए ये दिक्कत होती है, हम जरूर सुनेंगे। अगर नहीं सुने तो ऐसा हो नहीं सकता। किसी ने कहा था पिछले कमेंट में कि सर इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत होती है, तो इंस्ट्रूमेंट का एक पार्ट तो हमने आज आपको बता ही दिया। वर्नियर स्केल बड़े सरल हैं, सवाल करके देखिए आप एक बार। तो अधिकतर लोगों के पास कई किताबें होती हैं, क्वेश्चन बैंक होते हैं, कई बार उनके सॉल्यूशन भी उनके पास अवेलेबल होते हैं, पर वो शिकायत करते हैं कि हमें समझ में नहीं आया। तो ये एक सवाल था जो वर्नियर कैलिपर पे पूछा गया है। मेन स्केल डिवीजन पे, तो उसको हमने बिल्कुल एक डायग्राम के द्वारा करने की कोशिश करी है। तो फिर मिलते रहेंगे, ये पूरा सफ़र जारी रहेगा, अंत तक जारी रहेगा। आपके साथ हैं और हमेशा बने रहेंगे। हमें ज़रूर लिखिए, ज़रूर बताइए कि हम लोग भी इंसान हैं, कई बार कई चीज़ें हम भी छोड़ सकते हैं, गलती भी कर सकते हैं। आप लिखेंगे, बताएंगे तो हम सारी चीज़ों को और अपडेट करेंगे। फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।